शादी की रात, दिल में नई नई उमंगें और बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होती है। उस पर अगर पत्नी मनपसंद हो तो दिल की बेकरारियों को कहाँ चैन आता है। मुझे जिस कदर अवंतिका के पास जाने की जल्दी थी, उतना ही मेरे दोस्तों ने मुझे घेर बैठे थे। मेरा दिल अपनी खूबसूरत सी पत्नी के पास जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त थे कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। रात को 1 बजे उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। मैं अपने कमरे के पास पहुंचकर एकदम रुक सा गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद सज गई थी। अवंतिका से आज कहने को मेरे पास हजारों बातें थी। जब से उसे अपने दोस्त की शादी में एक नज़र देखा था, मैं तो तब से ही उसका दीवाना बन बैठा था। मेरी माँ को भी अवंतिका बहुत पसंद आती और रिश्ता भी आनन फानन तय हुआ था। और आज वह हसीन परी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि कैसे मैं अवंतिका से नज़रें मिलाऊंगा और अवंतिका से इजहार मोहब्बत करूंगा। उसे बताऊंगा कि तुम्हें पहली बार देखकर कैसे मेरी नींदें उड़ गई थी। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो दिल की धड़कनों का शोर सीने में सबसे तेज था। मैं दरवाज़ा खोला, वो सामने बेड पर बैठी थी। कमरे में फैली गुलाब के फूलों की खुशबू ने मेरे अंदर के जज्बात को अपनी खुशबू से महकाया था। मैंने गहरी सांस खींचकर गुलाबों की खुशबू अपने अंदर तक समेट ली थी। मैंने अपनी शेरवानी का कोट उतारा और अवंतिका के सामने जाकर बैठ गया। वह कुछ सिमट कर पीछे हट गई थी। मेरी बेताब नजरों ने अवंतिका के हसीन रूप को देखा तो अपनी खुशनसीब पर घमंड सा हो गया। वह गर्दन झुकाए बैठी थी। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल चुप बैठी थी। शायद ये मौका ही कुछ ऐसा था। लड़का होकर घबरा रहा था तो फिर वह लड़की थी। लेकिन मेरे दिल को जिस चीज़ ने बेचैन सा किया था, वह बात यह थी कि अवंतिका के चेहरे पर वह दिल फरेब मुस्कान गायब थी जो दुल्हनों के चेहरे पर सजी होती है। जिस कदर मेरा दिल बेताब था, कुछ ऐसे ही जज्बात की उम्मीद में अवंतिका से भी रखता था कि वह मुझसे बहुत कुछ सुनाने के लिए बेकरार नजर आएगी। लेकिन वह तो बेटी आंसू बहा रही थी। मेरे दिल को यह देखकर एक धक्का सा लगा था। फिर मैं समझा कि शायद अपने घर वालों से बिछड़ जाने के गम में है। मैंने बड़ी नरमी से उसे हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरी हरकत की हद न रही जब अवंतिका ने झटके से मेरा हाथ पीछे किया था और विदक कर पीछे हटी थी। यह अजीब सी हरकत थी। वह मुझे यूं डर रही थी जैसे मैं उसे न जाने क्या कर दूंगा। अवंतिका मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आओ। वह पूरी तरह से डरी सहमी हुई थी, बदबहास सी थी। यह सुनकर तो मैं उसे हैरत से देखता रहा। इस रात को लेकर जितने अरमान मेरे सीने में उफान मार रहे थे, ऐसे ही कुछ हसीन जज्बातों की उम्मीद मैं अपनी पत्नी से भी रखता था। लेकिन उसका जो रिएक्शन था वह बहुत ही उल्टा था। फिर मुझे लगा शायद वह इस नए रिश्ते से घबरा रही है। अक्सर लड़कियां ऐसे मौके पर कुछ घबरा ही जाती है। मैंने खुद को संभाला और बहुत ही नरम शब्दों में बात शुरू की। मैंने कहा, अवंतिका तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी दूसरे के वस्त्र होते हैं। यह एक नेचुरल सा रिश्ता है। हर लड़की और लड़की की ज़िंदगी में यह पल जरूर आते हैं और यह पल तो ज़िंदगी भर याद रखे जाते हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम शायद कुछ परेशान हो। वह तो हर लड़की ही कुछ परेशान सी होती है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। आज जो कि रात है, हवाले से मैंने क्या कुछ किया नहीं सोचा। तुम्हें पहली बार देखकर तो इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करना शुरू करता, अपने जज्बात का इजहार करता, सामने बैठी मेरी दुल्हन का व्यवहार एकदम से बहुत ही सख्त हो गया था। मैं अपनी बात एकदम बीच में छोड़कर खामोश हो गया। अवंतिका बहुत ही तेज शब्दों में कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस आप खामोश हो जाइए और मुझसे दूर रहिए।
अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूंगी। मुझे उसकी इस बात बड़ी हैरानी लगी। अवंतिका एकदम बच्चों जैसी बातें कर रही थी। एक तरफ मेरा दिल था कि जिसकी बेताबियों का यह हाल था कि किसी पल चैन नहीं था और दूसरी तरफ अवंतिका जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, अवंतिका, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आज की रात हमारी शादी की पहली रात है। इस रात के हवाले से लड़का लड़की न जाने कितने सपने सजाते हैं और तुम हो कि कोई बात ही करने का मूड नहीं हो। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो और आज की रात तो मैं तुमसे बहुत कुछ कहना है। अवंतिका, फिर मैंने जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, हमारे बीच हर बात जायज़ है, इसीलिए मेरे जज्बात का इम्तिहान मत लो। मेरे अंदर के उमड़ते जज्बातों को कहाँ चैन था। मेरे सामने मेरी महबूब खूबसूरत पत्नी दुल्हन बनी बैठी थी। कैसे मुमकिन था कि मैं अपना हक इस्तेमाल न करता? पिछले 2 महीने से मैंने इसी पल का तो इंतज़ार किया था, लेकिन ये क्या? वो तो बेड से उतरकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। बाहर हमारे रिश्तेदार मौजूद थे। अगर अवंतिका बाहर चली जाती तो एक तमाशा सा लग जाता। मुझे अब उसकी अकल पर शक होने लगा था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? मेरा बात करने का अंदाज़ा अब थोड़ा सख्त हो गया था। वह क्या बेवकूफ़ थी जे ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वह मोटे मोटे आंसू गिराने लगी। अवंतिका को इस तरह रोते देखकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और फिर हालत की नज़ाकत को देखते हुए मैंने खुद ही समझाया। मैंने सोचा शायद वह घबरा रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर मत जाओ। वह फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई और मैं बस उसे बेब से जाता देखता रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था कि अवंतिका कि वेवा ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कपड़े बदल के बेड पर आकर लेट गई, लेकिन चेहरे की हवाइयाँ अभी उड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। मैंने भी अपना नाइट सूट पहना और बेड दूसरी तरफ लेट गया, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फिर से अपनी सी कोशिश की और अवंतिका से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह तो मेरे बात करते ही गुस्से से बिगड़ जाती थी। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर ऐसी बदहवासी छा जाती थी जैसे मैं उसकी जान ले लूँगा और डरे हुए शब्दों में कहती, नहीं, मेरे पास मत आना। वह मुझसे यूँ घबरा रही थी जैसे मैं कोई गैर हूँ। खैर, मुझे ही हार माननी पड़ी। सोने के इरादे से मैंने आंखें बंद करनी, लेकिन दिल कमबख्त को आज चैन नहीं था। एक बार मैंने आंखें खोलकर अवंतिका की हसीन चेहरे को देखना चाहा, लेकिन जो कुछ मैं बिस्तर पर देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे वहाँ तो। और यह देखकर तो मेरा कलेजा ही फटने लगा। मैं बदहवासी चीखता हुआ कमरे से निकला था। ऐसा हुआ क्या था? उसे जब मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ तो मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी अवंतिका को देखकर तो मेरी माँ खुद बहुत परेशान सी होने लगी थी। फटाफट से हम अवंतिका को अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरी आत्मा काँप गई थी। डॉक्टर ने मुझे 2 ऐसी भयानक खबरें सुनाई थी कि मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? मैं तो यूँ था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरी माँ की हालत भी बहुत बदल गई थी। हालांकि मेरी माँ को तो अवंतिका के बारे में एक ही सच पता था। मैंने डॉक्टर से सख्ती से मना कर दिया अवंतिका की एक ऐसी सच्चाई बताने से जिसे मेरा दिल किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। घर में सब अवंतिका की हालत देख चुके थे। हमारे घर जाते ही सारे खानदान वालों ने सवाल करना शुरू हो जाते हैं। मेरी माँ कहने लगी, इसके घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे कैसे छुपाई? मैं तो इस लड़की को अब एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम अभी के अभी इसे तलाक दो।
मैं गुमसुम सा अपनी माँ की शक्ल देख रहा था। दिल तो मेरा मैं अपनी पत्नी से उठ चुका था। बात ही कुछ ऐसी थी, 2 महीने पहले मैंने अवंतिका को अपनी दोस्त की शादी पर देखा था और अपना दिल उस पर हार बैठा था। इस 2 महीने की अरसे में मेरी माँ ने सिर्फ अवंतिका के ही सपने सजाए थे। अजीब बात यह थी कि रिश्ता पक्का होते ही जब भी मेरी माँ अवंतिका के पास बैठकर बातें करना चाहती थी, अवंतिका को ज़्यादा देर उसके घर वाले मेरी माँ के पास बैठने नहीं देते थे। वह कुछ मिनट जब मेरी माँ के सामने बैठती थी चुपचाप ही रहती थी। शायद इसीलिए हम पर यह राज शादी से पहले ना खुल जाए। कैसा धोखा दिया था उसके घर वालों ने हमें। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने उसे शादी के फंक्शन पर देखा था तब वह खामोश थी और जो खबर मैंने अब सुनी थी, मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी ही नहीं था। इतनी बड़ी बात समझने से बिल्कुल परे था। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे हैं और उस पर मेरी माँ ने तरह तरह की बातें करके मेरा सर चकरा के रख दिया था। दिल तो मेरा भी बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन खैर मैंने इस हद तक भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैंने कहा पहले ही मेरे रिश्तेदारों के सामने खूब तमाशा बन चुका है, इसीलिए फ़िलहाल तो आप चुप ही रहिएगा। लेकिन मेरी माँ तो हत्ते से पड़ गई। गुस्से से कहने लगी कि मैं इस लड़की को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसके घर वालों ने हमसे सच छुपाया है इस लड़की को, हो शायद तो सीधा इसके मायके लेकर जाएंगे और तुम इसके घर वालों से कह देना कि मैं तुम्हारी लड़की को अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम इसे तलाक दोगे, बस मेरा यही फैसला है। ऐसी लड़की के साथ मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा क्यों रहे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल तो मेरे अंदर भी तूफान सा भरा हुआ था। कितनी बड़ी अवंतिका के घर वालों ने हमसे आखिर छुपाई क्यों? जो सच में अवंतिका के बारे में जान चुका था। मुमकिन ही नहीं था कि मैं ऐसी लड़की के साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा था, क्योंकि अवंतिका तो खैर 2 घंटे बाद अवंतिका को होश आया था। हम उसे लेकर सीधा उसके माँ बाप के घर पहुँचे तो एक नई आजमाइश मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। अवंतिका के भाई उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। अब ऐसे समय में हम भला क्या बात करते? अवंतिका भी अपने पापा को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मेरी माँ बात करने पर अड़ी हुई थी। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा। मैंने कहा माँ आपको क्या हो गया है? अंकल किस हाल में है? आपको नज़र नहीं आ रहा है? यह मौका ऐसे बात करने को नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी माँ को रोक दिया था। मेरी माँ गुस्सा देखकर मेरी माँ चुप हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर नागा भरी सी छाई हुई थी। अवंतिका को मैं उसके मायके छोड़कर वापस लौट आया था। तमाम रिश्तेदारों की बोलती जवानों को मेरी माँ ने तलाक की खबर सुनाकर चुप करवा दिया था। फिर वह लोग भी हमारे घर से चले गए थे। मैं अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। क्या सोचा था और क्या हुआ था? फिलहाल तो मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता था मेरी माँ मुझे कहती कि तलाक के पेपर बनवाओ और मुंह पर मारो उन लोगों के जिन्होंने हमारा लाखों का खर्चा करवा दिया और तुम्हारी ज़िंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस बात पर खामोश हो जाता। कुछ दिन बाद अवंतिका के भाई का कॉल आया कि उनके पापा कुछ बेहतर है, इसीलिए आप अवंतिका को वापस अपने साथ ले जाइए। मेरी माँ मेरे साथ उनके घर गई थी। उनकी माँ और भाइयों से जब अवंतिका के सच के बारे में पूछा गया तो उनकी रंगत ही बदल गई थी। वह कहने लगे हम इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी आप लोगों ने हमें धोखे में रखा है। और जब अवंतिका की माँ को लगा कि अब सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो वह रोते हुए कहने लगी हमारी इकलौती बेटी है। अवंतिका के पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। हम चाहते हैं तो नहीं कि अवंतिका की शादी करते, लेकिन मेरे और पति के बाद अवंतिका का इस घर में कोई नहीं है।
उसकी भाभियाँ उसके साथ जुल्म करती है। मेरे बच्चे का क्या होता? हमने उसे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टरों ने हमें दिलाई थी कि शादी के बाद अवंतिका ठीक हो सकती है। हम लोगों अगर शादी से पहले आपको ये बात बता देते तो आप अवंतिका से शादी नहीं करते, इसीलिए हमने आप लोगों को धोखे में रखकर ये शादी की थी। हमने सोचा था शादी के बाद अवंतिका धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगी। अवंतिका की माँ मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी कि अगर आपने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो मेरा पति यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी माँ तो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हम भी यह नहीं चाहते कि अंकल को कुछ हो। वह मुझे विनती करने लगी कि अवंतिका को अपने साथ अपने घर ले जाओ। अपनी सास के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं मजबूर हो गया और अवंतिका को अपने साथ वापस ले आया। सब मेहमान तो वापस जा ही चुके थे, मैं और मेरी माँ ही अब घर में थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी खामोश हो जाइए, मैं अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। शादी की रात जब मैं अवंतिका को देखा तो न जाने क्यों उसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी, उसकी हालत खराब सी होने लगी थी। मैं तो सब कुछ भूल कर अवंतिका की बदलती रंगत देखकर परेशान हो गया था। उसने मुंह से झाग निकाल रहे थे, उसके हाथ पांव टेढ़े लगे थे और जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसका दिमाग कम उम्र बच्चों जैसा है। अवंतिका 20 साल शादी से पहले अवंतिका इतना बड़ा खेल खेल सकती है। यह है अवंतिका, मुझे देखकर हमेशा डरी हुई सी रहती थी। जब मैं अवंतिका को उसकी मायके लेकर आया था, अवंतिका मेरी माँ के कमरे में सोया करती थी। मेरा खुद मन नहीं करता था कि अवंतिका मेरे साथ बेड पर सोए। मैं जानता था कि मेरी माँ का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है, लेकिन वह कैसा व्यवहार दिन भर उसके साथ करती थी उसका अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मैं ऑफिस से समय से कुछ पहले ही घर आ गया था। वह नासमझ थी, मासूम छोटी बच्ची की तरह अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मैं जैसे ही कमरे में आता तो उसकी रंगत पीली पड़ जाती थी। वह मुझसे ज़्यादा डरती थी, इसीलिए मैं कोशिश यही करता था कि जहाँ वह होती थी मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अवंतिका मेरी माँ के साथ ही सोती थी, मुझे बस उसके पापा की सेहतमंद होने का इंतज़ार था। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई मैं अवंतिका को तलाक देकर उसके घर भेज देता था, क्योंकि मैं एक मर्द था, इसीलिए कभी भी एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था जो और जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो। लेकिन जब मैं उस दिन ऑफिस से घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही जो मैंने देखा, मुझे अपनी माँ पर अफसोस हुआ था। वह अवंतिका को बुरी तरह मार रही थी। एक काम भी ढंग से नहीं होता, तुमसे हर वक्त अपनी गुड़िया से खेलने में लगी रहती हो, मेरा सारा खान जला दिया तूने, यह कहकर उन्होंने एक और थप्पड़ अवंतिका के मुंह पर मारा था और उसकी गुड़िया उससे छीन ली थी। वह बच्चों की तरह रोने लगी थी। मैं देखकर परेशान सा हो गया था। अवंतिका रो रही थी, होठ के पास से खून भी बह रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया मम्मी से मैं अवंतिका को पीछे, वह डर के मारे मेरे साथ लग गई थी। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा। मुझे अपनी माँ का रवैया बहुत ही अफसोस हुआ था। मुझे अचानक से देखकर मेरी माँ कुछ हड़बड़ा सी गई थी। मैंने कहा, मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी मम्मी, आप जानती भी है इसकी दिमाग की हालत को, उसे कहाँ समझ है कि किचन का काम कैसे करना है, आइंदा इस पर हाथ मत उठाइएगा। यह कहकर मैं अवंतिका को अपने साथ कमरे में ले आया, उसे बेड पर बिठाया। वह रो रही थी। मैंने कॉटन से उसके होठ के जख्म से बहते खून को साफ किया। वह अपनी गुड़िया को सीने से लगाए रोते हुए उससे पूछ रही थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें ठीक तो होना? उसे अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी। कितनी मासूम लग रही थी अवंतिका, उसे बस अपनी गुड़िया की चिंता थी। मेरी जरा सा भी ध्यान पाकर उसका वह डर दूर हो गया था जो मुझे देखकर
उस पर सवार हो जाता था रात को। जब मैं उसे कहा कि वह मम्मी के पास जाकर सो जाए तो वह कहने लगी, मुझे आप इसी कमरे में रहने दे। वह मुझे ज़मीन पर सुलाती, मुझे ठंड लगती, वह मुझे ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं देती थी। यह सुनकर मुझे अवंतिका पर दया आने लगी थी और अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा था। जो कुछ उसके साथ हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं दोषी जरूर था। मैंने उसे बेड पर लिटाया और खुद ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। वह मुझे हैरत से देखती रही। अब मैं उसका ख्याल रखने लगा था। जब मैं ऑफिस से आता उसके लिए बहुत सी टॉफ़ियाँ चॉकलेट लेकर आता। वह बच्चों की तरह खुश होती थी। अब तो मुझसे बात करने लगी थी। मेरे दिल में बार बार अवंतिका के उस घिनौने सच को लेकर अजीब से ख्याल आते रहते थे। जिस सच को मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन मैं जानना चाहता था, उस सच की तरह तक पहुंचना चाहता था। जब भी मैं अवंतिका का चेहरा देखा तो मेरा दिल मेरे बस में ना रहा। अवंतिका से जो पहली बार नज़र की मोहब्बत थी वह दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि मैं सोच लिया था कि जैसे ही अवंतिका के पापा ठीक होंगे मैं उसे अपने पास अपने घर पर नहीं रखूँगा। मैं उसे तलाक देकर उसके घर भेज दूंगा। मैं भला ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मेरा साथ नहीं देता था। मेरे दिल के किसी कोने में अवंतिका के लिए मोहब्बत अभी भी दबी हुई थी। इसीलिए एक बार मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और उसे उस हादसे के बारे में पूछने लगा जिसका हादसे ने मेरे दिल की कयामत मचा रखी थी। पहले तो वह मुझे बताने से हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, अवंतिका, मैं तुम्हें 2 चॉकलेट ला कर दूंगा। मुझे बताओ कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत की थी। यह सुनकर उसके चेहरे रंगत बदलने लगी थी। हाथ में पड़ी टॉफ़ियाँ उसने वहीं सोफे पर फेंकी और कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन एक बार जब मैं कमरे में आया तो वह रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे उससे डर लगता है। मुझे लगता है वह फिर से आ जाएगा। और उस दिन वह मुझे खुद ही बताने लगी कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जो मुझे चीज़ों का लालच देकर छत पर बुलाते थे। और फिर एक दिन उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की। अवंतिका कहने लगी, उसने मेरे मुंह पर रुमाल बांध दिया था, मेरे हाथ पांव भी बांध दिए थे। मुझे उससे डर लगता है, बहुत डर लगता है। वह कहता था कि किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पास फिर से आ जाऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा और फिर मैं तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ दूंगा। मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ था। यह कहकर अवंतिका शीर्षक से शक्कर रोने लगी और मेरे सीने में मुंह छुपा लिया था। अवंतिका की यह दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। वह मासूम सी बच्ची थी। उसका दिमाग एक छोटे बच्चों की तरह था। कैसे कोई दरिंदा उसके साथ ही जुल्म कर सकता है। शायद उस आदमी के सीने में दिल ही नहीं पत्थर था। वह शायद उस डराता था कि किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा। इसीलिए वह मर्दों के करीब आने से डरती थी। मुझसे कहने लगी, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना मेरे साथ। मुझे वह बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लगी थी। उसकी मासूमियत और कमसिन दिमाग की वजह से जो उसे इस्तेमाल किया गया था। यह बात मुझे डॉक्टर ने भी उस दिन बताई थी। मैंने बड़े प्यार से उसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर अवंतिका खुश हो गई। अब वह मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। अचानक ही बच्चों की तरह खुश हो जाती और मेरे गले लग जाती। तभी मेरे हाथ चूमने लगती। जब मैं उसे खूब सारे खिलौने ला कर देता था तो वह बेतहासा खुश होती। एक बार मैं ज़मीन पर सोने लगा तो मुझसे कहने लगी, तुम मेरे साथ बेड पर लेट जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं उसके साथ बेड पर लेट गया, लेकिन अगले ही पल वह मेरी बाजू पर कर रखे मेरे करीब हो गई। मेरे दिल एकदम जोर से धड़का था और फिर वह मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ना मत। मुझे मेरी भाभियाँ बहुत मारती है, मम्मी भी डराती है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। यह कहते हो वह आंसू बहा रही थी। कहने लगी, तुम्हारी मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती है। वह मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन प्लीज़
तुम मुझे मत छोड़ना। अगर मैं अपने वापस घर चली गई तो फिर वह मेरे पास आएगा, वह मेरे साथ लगी रोते हुए सिसक रही थी, विनती कर रही थी, लेकिन मैं चुप था। उसे एक तसल्ली का शब्द भी नहीं कह सका था। वह रोते रोते सो चुकी थी। मैंने उसे खुद से पीछे किया और उठकर ज़मीन पर लेट गया, लेकिन पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहा। बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना। मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल था। अब उसके पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मुझे मेरी माँ यह कह चुकी थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का किस्सा ख़त्म करो। एक मर्द होने के नाते मेरे अंदर भी वही जज्बात थे कि मैं क्यों ऐसी लड़की को अपनाऊं जो दिमाग तौर पर मेरे जज्बातों को समझने के काबिल ही नहीं हो और फिर किसी दूसरे मर्द की हवस का निशान भी बन चुकी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा यह दोनों बातें ऐसी हैं जिसमें अवंतिका का कोई दोष नहीं था। कितनी ही है औरतें ऐसे मर्द को भी अपना कर ज़िंदगी गुजार लेती है जो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं होते, और कितने ही मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए बाहर औरतों से चक्कर चलाते हैं और अपने हदों को पार कर जाते हैं। हालांकि उन मर्दों की पत्नियों को पता होता है कि हमारे पति बाहर रहते हैं, किसी और के साथ रातें रंगीन करते हैं, लेकिन फिर भी वह औरतों अपना घर बनाने के लिए ऐसे मर्दों का अपना लेती है। तो फिर अवंतिका तो निर्दोष थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह ज़बरदस्ती किया था। फिर हम मर्द ऐसे हालात क्यों नहीं रखते हैं। मैं फैसला कर चुका था। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं अवंतिका को तलाक नहीं दूंगा। यह मेरी ज़िंदगी है और मैं अवंतिका के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी, कहने लगी क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या खबर बच्चे भी इसके जैसे ही अब नॉर्मल पैदा हो। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास था कि अब मैं अपने जज्बात की कुर्बानी देकर एक ऐसी लड़की को अपना रहा हूँ तो मेरा रब मुझे और आजमाइश नहीं देगा। इस बार मैंने ऑफिस से वापस आते हुए अवंतिका के लिए एक खूबसूरत सी साड़ी ली, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ उसे दिया था। वह बहुत खुश थी और सब कुछ पहनकर मेरे सामने आई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसके चेहरे पर मुझे देखकर खौफ नहीं था, इसलिए मैंने अवंतिका को अपने बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। वह शर्मा कर मेरे सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। मेरी मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा यह था कि अवंतिका की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मैंने उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया था। वह पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। मेरे बहुत से काम भी कर देती थी। जब मैं घर पर पहला बेटा हुआ था मेरे दिल में मेरी माँ की कहीं बात घूमने लगी कि कहीं वह तुम्हारी औलाद भी अब नॉर्मल पैदा ना हो। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था मैं भगवान का धन्यवाद करता था क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी नॉर्मल था। माँ बनने के बाद अवंतिका की हालत में बहुत सुधार आया था। धीरे धीरे वह मैच्योर होने लगी थी।